आज मैं आप लोगों के लिए एक स्पेशल टॉपिक लेकर आया हूं और उस टॉपिक का नाम है निर्देशांक ज्यामिति, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और यह जो वीडियो है आपका क्लास 10th का होगा। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो भी आपका इंपॉर्टेंट फार्मूला है उन सारे फार्मूलाओं के बारे में एक एक करके हम आसान मेथड से आपको बताएंगे, जिससे कि आपको हमेशा के लिए याद भी रहेगा और समझ भी आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं पहले कि निर्देशांक ज्यामिति में सबसे शुरुआती चीज क्या होता है। तो देखिए, सबसे शुरुआती चीज आपको यह समझना है कि दो जो लाइन होता है, एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, दोनों जहां पर एक दूसरे को कट करता है उसको बोलते हैं मूल बिंदु। क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। जहां पर एक्स एक्सिस, ये याद रखिएगा, ये जो लाइन आपको दिख रहा है इसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं और इस जो लाइन है इसको हम वाई एक्सिस बोलते हैं। अगर प्लस वाले साइन की तरफ जाएंगे तो एक्स अक्ष बोलते हैं और अगर इधर लेफ्ट साइड आते हैं तो इसको एक्स डैश अक्ष बोलते हैं। मतलब इधर से इधर प्लस में है और इससे इधर में माइनस में है। उसी तरह से वाई एक्सिस पर अगर हम ऊपर जाते हैं तो ये प्लस में होगा और वाई एक्सिस मूल डैश अक्ष बोलते हैं। मतलब इधर से इधर प्लस में है और इससे इधर में माइनस में है। उसी तरह से वाई एक्सिस पर अगर हम ऊपर जाते हैं तो ये प्लस में होगा और वाई एक्सिस मूल बिंदु से नीचे आते हैं तो वह माइनस में होगा। तो इसको हम वाई डैश अक्ष के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जहां पर ये दोनों बिंदु दोनों लाइन जो है, दोनों रेखा जो है एक दूसरे को कट करता है, प्रतिच्छेद करता है, उस बिंदु को हम मूल बिंदु के नाम से जानते हैं। और मूल बिंदु का कोऑर्डिनेट क्या होता है? तो मूल बिंदु का कोऑर्डिनेट होता है 0,0। ठीक है, अब हम लोग यह समझते हैं कि ये जो हमारा प्लेन है, प्लेन को चार भाग में जो बांटता है, प्रत्येक भाग को हम क्वाड्रेंट यानी चतुर्थांश के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? चतुर्थांश के नाम से जानते हैं। तो देखिएगा, पहला जो चतुर्थांश है आपका, पहला में जो साइन होगा वो होगा प्लस प्लस, दूसरा में जो होगा माइनस प्लस, तीसरा में माइनस माइनस और चौथा में प्लस माइनस। इसको एक बार फिर से समझ लीजिए। पहला घर में आप देख लीजिए कि आपका x और y दोनों है, तो दोनों प्लस में, इसलिए पहला घर आपका प्लस प्लस होता है। दूसरा घर आप गौर से देखिएगा, एगो x डैश है और एगो y है, इसलिए पहला माइनस प्लस होगा। और इस घर में देखिएगा तो x डैश है और y डैश है, दोनों निगेटिव है, इसीलिए दोनों निगेटिव होगा। और इस घर में, चौथा घर में आएंगे तो देखिए पहला एक निगेटिव है और ये x पॉजिटिव है, तो x पॉजिटिव होगा और y निगेटिव होगा, इसीलिए प्लस माइनस है। तो ये बात तो आप लोग समझ गए होंगे कि पहला है प्लस प्लस, दूसरा है माइनस प्लस, तीसरा है माइनस माइनस, चौथा है प्लस माइनस। ठीक है, यहां तक तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग यह समझते हैं कि जो हमारा प्लेन है उस पर एक पॉइंट को कैसे डिनोट करते हैं, उस बात को समझते हैं। देखिएगा, मान लीजिए कि आपके पास कोई पॉइंट है, बिंदु है x, y। क्या कितना है? x, y। और x, y जो है उसमें क्या क्या होता है इसको समझते हैं। तो देखिएगा, x को हम लोग बोलते हैं भुज। x को क्या बोलते हैं? भुज। ये वाला याद रखिएगा क्योंकि यहां से आपका एक एक नंबर की बात है, एक नंबर बनता है। तो देखिए, x को हम भुज बोलते हैं और y को कोटि बोलते हैं। x को क्या बोलते हैं? भुज और y को कोटि बोलते हैं। जहां से यहां से सवाल आपका बनता है एक नंबर का। और कैसे सवाल बनता है इसको समझिएगा ध्यान से। कहेगा x अक्ष से दूरी पूछेगा, कोई बिंदु दे देगा और कहेगा x अक्ष से दूरी बताइए। तो x अक्ष से दूरी अगर पूछता है तो y नियामक लिखिएगा, मतलब y का जो मान होगा वही आपका x अक्ष से दूरी होगा। लेकिन वही उल्टा सवाल पूछे कि y अक्ष से दूरी बताइए, किस अक्ष से दूरी बताइए? y अक्ष से। तो y अक्ष से दूरी पूछेगा तो आप x नियामक लिखिएगा, मतलब x का जो वैल्यू होगा वो लिखिएगा। ठीक है, अब जैसे उदाहरण के माध्यम से समझ लीजिए, अगर मान लीजिए 3,2 है तो ये किसका मान है? x का, और ये किसका मान है? y का। अगर हम इस बिंदु में आपसे पूछे कि बताइए कि x अक्ष से दूरी क्या है, तो x अक्ष से दूरी पूछेंगे तो किसका मान बोलिएगा? y का। x अक्ष से दूरी 2 है और y अक्ष से दूरी अगर पूछे तो उसका मान x होगा, यानी कि 3 है। ठीक है, तो इस तरह से आपका एक नंबर इससे बनता है। इस चीज को आप बहुत अच्छा से समझ लेंगे और याद भी रखेंगे। तीसरा जो आपका चीज है मूल बिंदु, ये तो आप समझ गए कि मूल बिंदु जो होता है वो कितना होता है? 0,0। और याद रखिए, जब भी हमारा कोई पॉइंट होता है तो उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? x अक्ष की तरफ जाते हैं x और y अक्ष की तरफ ऊपर जाएंगे y, तो इसको हम x, y के नाम से जानते हैं और इस तरह से हम पॉइंट को डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये तो आप लोग समझ गए होंगे। मूल बिंदु भी समझ गए कि 0,0 होता है। अब ये जो आपका
टॉपिक्स है, इसको आप लोगों को बहुत अच्छा से समझना है। 4 5 6 7 7 को जो आपका टॉपिक लिखा हुआ है, इस चीज को आप दो को तो इधर समझ गए कि एक्स अक्ष से दूरी, वाई अक्ष से दूरी, मूल बिंदु का, और चौथा देखिएगा एक्स अक्ष पर कोई बिंदु क्या होता है। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि एक्स अक्ष पर बिंदु क्या होता है, तो एक्स, 0, वाई अक्ष पर बिंदु क्या होता है, तो 0, वाई। और यही सवाल अगर पूछे, देखिएगा ध्यान से, एक्स अक्ष पर बिंदु पूछे तो x, 0, वाई अक्ष पर पूछे तो 0, वाई, और एक्स अक्ष पर वाई निर्देशांक क्या होता है या वाई नियामक क्या होता है। तो देखिए एक्स अक्ष पर तो बिंदु यह है, तो इसका x है और y है, तो y नियामक कितना है, 0, इसलिए y नियामक 0। और y अक्ष पर x नियामक, तो y अक्ष ये है, तो y अक्ष पर x नियामक कितना है, 0 है, तो इस तरह से हम 0 बोलेंगे। तो यहां तक आप लोग समझ गए होंगे कि हमारा जो दो लाइन होता है, एक पहला लाइन को हम x एक्सिस बोलते हैं, दूसरा को y एक्सिस, और दोनों जहां पर कट करता है उसको मूल बिंदु के नाम से जानते हैं। और यहाँ जो आपका पॉइंट होगा, x कॉमा के पहले वाला को भुज, कॉमा के बाद वाला को कोटि। यहाँ तक तो आप समझ गए, दोनों जहां कट करता है उसको मूल बिंदु होता है, और कोऑर्डिनेट कितना कितना होता है, 0, 0। यह भी आप याद रखिए, x अक्ष पर बिंदु क्या होगा, x, 0, y अक्ष पर बिंदु क्या होगा, 0, y। तो यहाँ तक तो आप लोगों को बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा, ये साइन भी आप लोग अच्छा से याद रखिएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि दो बिंदु के बीच की दूरी और विभाजन सूत्र और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। हम लोग अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ जो बढ़ते हैं, और अगला जो आपका टॉपिक है वो है दो बिंदुओं P, x1, y1 एवं Q, x2, y2 के बीच की दूरी। यानी कि अगर आपके पास दो बिंदु पता हो और पूछा जाए कि दोनों के बीच का दूरी क्या होगा, तो हम कैसे निकालेंगे, उसके लिए फॉर्मूला समझते हैं। मान लीजिए कि आपका पहला जो आपका बिंदु है P है वह x1, y1 है, और दूसरा जो बिंदु है वह x2, y2 है, और वह Q है, ठीक है। और कहा जाए कि दोनों के बीच की दूरी बताइए, तो दूरी के लिए आप फॉर्मूला लिखेंगे PQ बराबर रूट अंडर x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो इस तरह से एक बार फिर से इसको देख लीजिए, PQ बराबर अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। बस आपको करना क्या, x1, x2, y1, y2 यहां से मान निकाल कर इसमें रख देना है, जो बनाने के बाद आंसर आसानी से आप ला सकते हैं अगर इस फॉर्मूला का सही इस्तेमाल करते हैं तो, ठीक है। तो ये तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि दो अगर बिंदु पता हो तो हम कैसे दूरी सूत्र लगाएंगे। अब हम बात करते हैं कि बिंदु अगर P, x, y की मूल बिंदु से दूरी, क्या पूछेगा, एगो बिंदु दे देगा और कहेगा कि उसके मूल बिंदु से दूरी बताइए। तो मूल बिंदु से दूरी कैसे निकालते हैं, मान लीजिए मूल बिंदु है, अभी आपको बताया था कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, 0, 0, तो इसको हम बोलेंगे 0, 0। और एक हमारे पास पॉइंट दे होगा x, y। एक नंबर का सवाल में ये जरूर पूछा जाता है कि मूल बिंदु से दूरी बताइए, तो आप ऐसे याद रखेंगे OP बराबर रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब चाहे तो आप इस फॉर्मूला को, मतलब इस फॉर्मूला में बैठा कर भी आप निकाल सकते हैं, तो आप निकालिएगा तो ये इतना ही आएगा। जैसे x1 का मान 0 और x2 का मान गौर से देख लीजिए क्या है, x है, तो 0 में से x घटाएंगे तो x ही बचेगा, स्क्वायर का स्क्वायर, और y1 का मान 0 है, y2 का मान y है, तो 0 माइनस y करेंगे तो माइनस y का स्क्वायर करेंगे तो प्लस ही होगा। चाहे तो आप इसे याद रख सकते हैं, OP बराबर रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो एक नंबर का सवाल आपसे यहाँ दोनों में से जरूर बनेगा। तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, टॉपिक अब हम लोग देखते हैं, और अगला जो आपका टॉपिक है वो है विभाजन सूत्र। कि विभाजन सूत्र क्या होता है, एक अंत विभाजन होता है और एक बाह्य विभाजन होता है। जैसे इस टाइप में कैसा क्वेश्चन आपको दिया हुआ रहेगा, जैसे आपके पास दो पॉइंट दे देगा, कति दे देगा, दो बिंदु, जैसे पहला बिंदु मान लो x1, y1, दूसरा x2, y2, यानी कि आपके पास क्या बिंदु हो गया, दो बिंदु दे देगा और उसका अनुपात दे देगा, क्या दे देगा, अनुपात, और अनुपात आपका m अनुपात n है। तो ये इतना दो बिंदु दे देगा और अनुपात दे देगा, तब कहेगा विभाजन सूत्र से अंत विभाजन पॉइंट बताइए, मतलब अंत विभाजन जो आपका बिंदु होगा, इस बिंदु का निर्देशांक आपसे पूछेगा। तो उसके लिए आप फॉर्मूला लगाएंगे mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n, my2 प्लस ny1 बटा m प्लस n। यह अंत विभाजन है, मतलब अंत विभाजित करता है, तो उस टाइम ये फॉर्मूला लगाएंगे। और यही अगर कहा जाए कि बाह्य विभाजित करता है, तो बाह्य विभाजन में हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे, फॉर्मूला सब सेम रहेगा, बस यहाँ जो प्लस प्लस जो आपको दिख रहा है वहां पर कथी लगा देंगे, माइनस लगा देंगे, तो बाकी सब फॉर्मूला सेम रहेगा। जैसे देख लीजिए mx2 माइनस nx1 बटा m माइनस n,
my2 माइनस ny1 बटा mo माइनस n। तो ये अंतर विभाजन के लिए और यह बाह्य विभाजन के लिए, ठीक है। तो ये तो आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं, वो है मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है, जब आपके पास दो बिंदु दिले रहेगा, एगो P और एगो Q। ये जरूरी नहीं कि PQ, यहाँ पर AB भी दे सकता है। तो यहाँ पर मान लीजिए हम P, पहला बिंदु x1, y1, दूसरा x2, y2, और ये जितना दूर इधर से है उतना ही दूर इधर से, यानी ये मध्य में, बीच में है। तो अगर मध्य बिंदु आपसे पूछा जाए तो इसका फॉर्मूला लगाइएगा x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। तो इस तरह से आप विभाजन सूत्र अगर आपसे पूछा जाए अंतर विभाजन, तो आप फॉर्मूला ये लगाएंगे। मध्य बिंदु पूछा जाए तो आप फॉर्मूला यह लगाएंगे। अब हम लोग समझ लेते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। अगला टॉपिक अब हम लोग देखते हैं, और अगला टॉपिक में आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो है त्रिभुज का क्षेत्रफल। कि किसी भी ट्रायंगल का यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे, अगर आपके पास 3 गो बिंदु पता हो तब। जैसे मान लीजिए पहला बिंदु आपका x1, y1, दूसरा x2, y2 और तीसरा x3, y3। कै गो बिंदु पता है, 3 गो बिंदु अगर आपको पता हो तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, मतलब त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल होगा 1/2 मोड। इस तरह से आप मोड का साइन लगाएंगे, और मोड का मतलब क्या होता है कि अगर माइनस में भी आए तो प्लस में लिखेगा, और प्लस में आए तो प्लस में लिखना ही है, ठीक है। तो इसलिए निगेटिव आए तो प्लस में, और प्लस आए तो प्लस में ही लिखना है। तो इस तरह से इसका फॉर्मूला होता है 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। इस तरह से आप याद रख ले, यहाँ पर x1, यहाँ x2 और x3, और तब आप y2 में से y3 घटाइए, और अगर y2 में से y3 घटा तो फिर यहाँ y3 से स्टार्ट कीजिए, y3 में से y1, और फिर आप y1 से स्टार्ट कीजिए और y1 में से y2। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं, या आप 1 2 3 2 3 1 या 3 1 2 करके भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से अगर इस फॉर्मूला का यूज करते हैं तो आसानी से आप त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अगला देखिएगा कि अगला जो आपका टॉपिक है वो है बिंदु ए बी सी संरेख होगा। संरेख कहने का मतलब कोलिनियर, कि ए बी सी जो है संरेख कब होगा, आपसे पूछेगा। 3 गो बिंदु दे देगा और कहेगा कि बताइए कि यह 3 गो बिंदु जो दिया गया है वो संरेख है कि नहीं है। तो कैसे जानेंगे कि वो संरेख है, तो समझिएगा ध्यान से। संरेख होने का 2 कंडीशन है। पहला ए बी निकालिए दूरी सूत्र से, फिर बी सी निकालिए और तब ए सी निकालिए। अगर ए बी और बी सी को जोड़ के किसके बराबर आ जाए, ए सी के बराबर आ जाए। जैसे देखिए यहां से लेके यहां तक दूरी ए से बी तक, फिर बी से सी तक का दूरी अगर दोनों को जोड़ देंगे, अगर वह ए सी के बराबर कर गया तो कहेंगे कि एबीसी क्या है, समरेख है। या एक और दूसरा तरीका है कि एबीसी, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकालिए। कैसे निकालिए, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकालिए, और अगर क्षेत्रफल 0 आता है तो भी हम कह सकते हैं कि एबीसी क्या है, संरेख है। तो इस तरह से आप 2 कंडीशन है संरेख के लिए, या तो आप ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी निकालिए, या तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकालिए और वह किसके बराबर आ जाए, 0 के बराबर आ जाए, तो हम कह सकते हैं कि एबीसी क्या है, संरेख है, ठीक है। अब थोड़ा सा नोट में आप 3 गो टॉपिक समझ लीजिए जो आपका इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे सवाल एक बन जाता है कभी कभी। देखिएगा ये आपका समबाहु त्रिभुज है, आपको पता होगा समबाहु त्रिभुज क्या होता है, तीनों भुजा इसका क्या होता है, बराबर होता है। समकोण त्रिभुज आप लोग समझते हैं, समकोण त्रिभुज में क्या होता है, कर्ण का वर्ग जो है अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, और ये आपका वर्ग है, यानी कि वर्ग तो आप समझते ही हैं। चलिए देखिए, तो कोई आपसे कहेगा कि अगर 3 को बिंदु दे देगा और पूछा जाएगा, कैसे पूछा जाएगा, देखिएगा कि त्रिभुज एबीसी समबाहु त्रिभुज होगा कब, तो आपसे कहेगा कि यह समबाहु त्रिभुज का शीर्ष है कि नहीं, आप साबित कीजिए। तो आप क्या निकालिएगा, ए बी निकालिएगा, बी सी निकालिएगा और ए सी निकालिएगा। मतलब ए से बी निकालिएगा, बी से सी निकालिएगा और फिर ए से सी निकालिएगा। अगर तीनों साइड बराबर आता है, तीनों भुजा बराबर आता है, तो कहेंगे समबाहु त्रिभुज है। और आगे देखिएगा, अगर एबीसी समकोण त्रिभुज कब होगा, तो समकोण त्रिभुज के लिए आप जानते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, यानी कोई 2 भुजा के वर्गों का योग तीसरे भुजा के वर्ग के बराबर अगर है तो हम कहेंगे कि वो जो त्रिभुज है वह समकोण त्रिभुज है, ठीक है। या आप इस तरह से निकाल सकते हैं, एसी स्क्वायर बराबर अगर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर आता है तो कहेंगे कि वह जो त्रिभुज है वह समकोण त्रिभुज है। अगले वो वर्ग के लिए आप समझ लीजिए कि चतुर्भुज एबीसीडी एक वर्ग कब होगा, वर्ग के लिए आप याद रखिए चारों भुजा बराबर होने चाहिए, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, एवं उसका विकर्ण भी बराबर होने चाहिए। जैसे विकर्ण इसका ए से सी तक है और एगो बी से डी तक है। तो आप याद रखिए चारों भुजा निकालिए, फिर विकर्ण निकालिए, अगर विकर्ण
लंबन बराबर है और चारों भुजा बराबर है तो कहेंगे कि जो आपका चतुर्भुज है वह एक वर्ग है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सारा फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको न्यू वीडियो आसानी से मिलते रहे। तो फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।